आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, बहुत छोटे से टिप्स हैं, आप अच्छी तरह से उस लॉ को समझ, उस इनेक्टमेंट को समझ सकते हैं। पहले तो उस एक्ट का जा करके प्रीएम्बल देखिए। प्रीएम्बल से आपको उस एक्ट का स्कोप पता चलेगा कि एक्ट क्या करना चाहता है, क्या क्या चीज़ कवर कर रहा है। उसके अलावा बिफोर ए बिल बिकम्स एन इनेक्टमेंट और एन एक्ट, बिल पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर किया जाता है हाउस में। आप उस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस पर जाइए, आपको पता चलेगा कि ये बिल क्यों लाया जा रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है। और फिर अगर उस इनेक्टमेंट के बारे में और ज़्यादा जानने चाहते हैं तो हर बिल के साथ एक होता है नोट्स ऑन क्लॉजेस। जब तक बिल एक्ट नहीं बनता हम उसको सेक्शन नहीं कहते, क्लॉजेस कहते हैं। बिल पास होने के बाद जब एसेंट मिल जाती है देन इट बिकम्स एन इनेक्टमेंट और वो सेक्शन बन जाते हैं। तो हर बिल के साथ जो क्लॉजेस हैं उसके, जिन्होंने बाद में सेक्शन बनना है, उसके अंदर देयर आर नोट्स ऑन दोज क्लॉजेस। और अगर आप वो नोट्स पढ़ लेंगे तो कोई भी इनेक्टमेंट समझने के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 स्पीकर थे, मैं 4 मिनट में कोशिश कर दूं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। जो राकेश कुमार जी ने सबसे पहले ब्लैक मनी एक्ट की बात की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि, और बिल्कुल सही बताया कि इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कि अब अगर कोई लिमिटेशन नहीं है और आपका 10 साल या 15 साल पुराना कोई केस इनकम टैक्स वाले खोल देते हैं। अब हर इनेक्टमेंट के अंदर, हर लॉ के अंदर, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो सेल्स टैक्स है, या वैट था, या जीएसटी था, एक पीरियड प्रेस्क्राइब्ड होता है कि इतने पीरियड तक आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। वो पीरियड खत्म हो गया, आपने रिकॉर्ड भी डिस्ट्रॉय कर दिए और केस आपका खुल गया 15 साल पुराना। ऐसी हालत में किसी भी व्यक्ति को परेशानी हो सकती है वो एविडेंस कलेक्ट करने के अंदर। ये इस एक्ट में कमी है। पेनल्टीज जो हैं बहुत ज़्यादा रिग्रेस हैं। पेनल्टी का प्रिंसिपल है जो शुरू से माना गया, पेनल्टी इज़ नॉट ऑटोमेटिक, पर यहाँ पर तो ऑटोमेटिक हो गई पेनल्टी। आपके पास बोनाफाइड बिलीफ थी, बोनाफाइड मिस्टेक हुई, आपका मेंस रेया नहीं था, उसके बावजूद ये एक्ट जो है पेनल्टी कंटेम्पलेट करता है। जब से ये ब्लैक मनी एक्ट आया है 35,150 करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन या ये जो ब्लैक मनी है ये डिटेक्ट की गई है। और इतने ही अमाउंट की पेनल्टी लगा, टैक्स और पेनल्टी मिला करके लगाया गया 35,105 करोड़ जब से एक्ट आया। पर रिकवरी अब तक कितनी हुई है? कुल 338 करोड़ की। युगल जी ने लेटर ऑफ क्रेडिट की बात की, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था उनका। उसमें भी सिर्फ एक ये प्रॉब्लम है कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के अंदर हमारे यहाँ पर टाइम बहुत लगता है और कॉस्ट फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह का लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ले रहे हैं। फ्रॉड की उन्होंने बात की। फ्रॉड का तो प्रिंसिपल यही है कि फ्रॉड विशिएट्स एनी ट्रांजेक्शन, और अगर चाहे वो लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉड से लिया गया या कोई वो है तो उसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो इन्होंने बताई बहुत अच्छी जजमेंट थी AAISME की। MSMED एक्ट रश्मि जैन जी ने बहुत अच्छा बोला उसके ऊपर। 15 दिन की पेमेंट का अगर एग्रीमेंट है, नहीं तो 45 दिन की पेमेंट का। परंतु अब इसमें भी एक कॉन्ट्राडिक्शन यही आता है, इसीलिए इस एक्ट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और बहुत से लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन लेने के बावजूद बाद में कैंसिल करा दिए। द पीरियड विद इन विच पेमेंट इज टू बी मेड इज ए मैटर ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। इसके बावजूद GST में जैसे हमने देखा कि 180 दिन की पेमेंट नहीं है तो आपको इनपुट रिवर्स करना पड़ जाता है, चाहे मेरा एग्रीमेंट उससे ज़्यादा का पीरियड का क्रेडिट मेरे को क्यों न देता हो। पर यहाँ क्योंकि 15 दिन का पेमेंट का टाइम है या जहाँ पर एग्रीमेंट नहीं है 45 डेज़ का टाइम है, तो उसके अंदर बहुत से लोगों ने उन्होंने MSME एक्ट में जो लोग रजिस्टर थे उनसे ट्रांजैक्शन करना, बिज़नेस करना बंद कर दिया था। बहुत से लोगों ने उसको अपने रजिस्ट्रेशंस को फिर अपने उन्होंने सस्पेंड भी कराया या सरेंडर भी कर दिया। तो ये एक इसके अंदर एनॉमली है जिसको देखने की ज़रूरत है या इसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत है। एक्ट का ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा है। वो जो ऑब्जेक्ट है कि जो छोटे उद्योगपति हैं या छोटे बिजनेसेस हैं उनको टाइम से पेमेंट मिलती रहे, जिससे कि उनके बिजनेस हैम्पर ना हो, बिजनेस चलता रहे। लेबर लॉज के अंदर खुद शिवांगी जैसे बताया कि मिनिमम कंप्लायंस है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है मिनिमम कंप्लायंस का कि जो डिफ़ॉल्ट्स हैं उनके लिए बहुत ही नॉमिनल और प्रैक्टिकली कोई उसके लिए जो है स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता डिफ़ॉल्ट्स के लिए। अगर कोई एक और बड़ा रीज़न है कि 94% ऑफ द लेबर क्लास कम्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अगर कोई आदमी रिक्शा चला रहा है, कोई आदमी झल्ली ढो रहा है, कोई आदमी ठेला चला रहा है, वो लोग लेबर लॉज को बेनिफिट उनको नहीं मिलता। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है हमारे लेबर लॉज के अंदर। 2 एक्ट बहुत अच्छे लगे जो शिवांगी ने बताए, एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और एक आध और भी था
मैं आज आपको एक सरप्राइज़ देना चाहता था। मैंने किसी को नहीं बताया था, वर्मा जी को भी मालूम नहीं था। मैं पिछले कुछ दिनों से कोशिश कर रहा था और मैंने इसीलिए कहा था कि मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए होगा, चाहे आप लंच के बाद दें, एंड के अंदर दें। मेरी कोशिश थी कि 1951 से लेकर के 2025 तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई हैं, उनमें से जो 101 टॉप जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, बेस्ट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनका एक ब्रीफ बना करके आज आप लोगों को दूं। पर शायद ईश्वर को ऐसा मंजूर नहीं था। 2 दिन का मेरा काम रह गया था, वो पूरा नहीं हो सका। मैं जल्दी ही उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। और ये अच्छा इसलिए भी हुआ कि मेरे को बाद में ध्यान आया कि 1-2 जजमेंट्स तो मैं इसमें भूल रहा था। जैसे कि बैंक नेशनलाइजेशन केस के अंदर जिसने कि पालकी वाला को जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूट दिए हैं, शायद ही किसी जज ने किसी भी एडवोकेट को इतने ज़्यादा ट्रिब्यूट दिए होंगे। तो वो जजमेंट्स भी इंक्लूड करके एज सुन एज दीज 101 जजमेंट्स आर रेडी विद मी, आप लोग जो भी ऑर्गेनाइजर जितने भी लोग हैं, जानते हैं, जिसको भी जानते हैं, अगर आप अपने मेल आईडी उनको दे देंगे तो एज सुन एज दो जजमेंट्स आर कंप्लाइड विद बाय मी, मैं वो आप सबको फॉरवर्ड कर दूंगा। विद दीज वर्ड्स आई थैंक यू। We will not spare Mr. S.C. Bhatia. He has a birthday on 9 December. 9 December we'll hold a special study session at Malviya Sadan where we'll make him speak on 101 Supreme Court judgment. It's my assurance to you. We don't want emails. We want to understand. First technical session, there are many takeaways for younger chartered accountants and advocates. As I conveyed in my opening speech, the idea of this event was to enrich and expand your practice, to ensure we all carry fixed incomes in our kitty. Our jobs are not pensionable jobs, and we don't have any health insurance or ESI benefits from the government. We all need to incur money. The first was Black Money Act. I'm not as expert as Rakesh is in this line, but there is a draconian section called Section 72C. It gives a retrospective impact on the 2015 Black Money Act. Penalties, return filing, asset meaning, all these are matter of routine. But as lawyers and chartered accountants, we should examine tax has two consequences, a black money law. One is the penalty tax you have to pay. Second is jail, liability which is criminal. In Karnataka High Court, there was a judgment where assets were as old as 2008. Karnataka High Court said the liability to jail came on 2015. How can you jail a person who committed offense in 2008? Karnataka High Court disagreed with the revenue that there can be a criminal liability for assets not disclosed prior to 2008, though the tax and penalty was upheld. This matter is pending in Supreme Court. The other thing, like Mr. Bhatia said, a law without a limitation gives draconian powers to the revenue officers, leads to a lot of corruption, and India has not done anything great in last 9 years. As per Ministry of Finance, their own circular, only 161 probes have been launched. Just for a recovery of 300-400 crores, you put the entire taxpayer community on tenterhooks. And now there is an exemption, which I think the case skipped. Up to 20 lakh rupees, there is an exemption under Black Money Act. Now the concept of beneficiary, belagam ka ghoda hai wo. Beneficiary has never been defined by any Supreme Court judgment. It cannot be defined. Whenever you read the beneficiary definition in any law, this is inclusive definition. So it's endless discussion on beneficiary. Rakesh gave an example of insurance policy. This is a very rarest of rare example. I was talking to Mr. Bhatia, I want to involve some industrialist into Black Money Act, a lot of money. I put beyond the threshold limit, investment in his name, get the papers done. Let us end tax havens, where no questions are asked. What will you do? Supposing I put some money in Swiss bank account, make him beneficiary. That is why such laws are teethless. They do not get any money for the government. Mr. Bhatia raised a very important example. 147 reopening 3 or 6 years, whatever the taxable incomes are. That is why Supreme Court said Black Money Act is delinked from Income Tax Act. That is why it has returns, it has assessments. Only those definitions which are not in Black Money Act, they are borrowed from Income Tax Act. So this is another area, people who do income tax practice or people who file big returns. I tell you a simple thing. I know one of a statutory auditor in Bombay, who's a friend of mine. I do his legal work otherwise. They take a declaration from the SSE
they do not hold any asset as a beneficiary, executant, directly, indirectly, movable, immovable. Because this Blank Money Act shall be linked with PMLA, as I will discuss in the next session. It's a good area, provided you are dealing with big cases. Like I told you, Ministry of Finance says only 161 probes have been launched in last 9 years' time. Jugal Goyal, our youngest speaker, let me tell you what he has spoken. Very few of us could have spoken in the simple language in which he spoke. English Hindi mix. I don't know how many of you know the difference between letter of credit and bank guarantee. I can tell you, none of you can explain me the difference. Whether chartered accountant advocates, I can guarantee you can't tell me the difference. This comes when you read law. Mr. Bhatia just said, when you read a law, read preamble, read the logic. The conceptual clarity of a given law, if we all know, will not require these kind of discussions. A letter of credit, like Jugal Goyal said, is a financial security. That is, letter of credit has to be honored. Banks cannot refuse to pay. Whereas bank guarantee is a contractual. Bank guarantee depends on contractual default. If the contractor or contractee default, banks must pay. So if you have a letter of credit, like I said, your contractual sales or purchase conditions are irrelevant. You have to make payment. Again, as young advocates and chartered accountants, we know this law. अगर आपके क्लाइंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या डोमेस्टिक काम करते हैं, ये नॉलेज बहुत बड़ा प्रैक्टिस एरिया है. मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे को एक्सपीरियंस इस काम का. बॉम्बे और कलकत्ता में जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां सीएज अब रिटर्नों का काम नहीं करते. यू कैन कोट मी. दे आर वर्किंग फॉर फैक्ट्रीज doing this kind of legal work. Much more money without any much headaches. So letter of credit is a big business, very, very big ticket business. Especially the revolving and confirmed LCs. You have a stock in trade insurance revolving policy. You have revolving letter of credits. Very common in India. Then you have confirmed letter of credits, where a consortium of banks confirm a purchase by the beneficiary, by the buyer. It's huge amounts. So just imagine, if you know this law a little bit and your buyers are big, how much work will you have to draft one letter of credit? I have my own experience. Anil Ambani's companies are being probed for letter of credit business as well. Because this is a tremendous hawala route. LC business is full of crimes. GST bogus services, bogus exports, bogus consultation payments. A person who's the 8th qualified, he gets a packing consultancy for $1 million. That is letter of credit business. So this is a huge area. Yeah. Okay. Yeah. Rashmi, she speaks less, but whatever she speaks is very lucid, very clear. देवराज जी बैठे हैं हमारे यहाँ, दिल्ली व्यापार महासंघ के बहुत बड़े नेता हैं दिल्ली के. ये मुझे काफी बारी हुक्म करते हैं, आप हमारा इस पे वीडियो बनाइए. ये एज यूजुअल पैसे तो किसी से पूछते ही नहीं, किसी को पैसे देने या नहीं देने, बट वीडियो बनाना पड़ता है मेरे को. एमएसएमई एक्ट हिंदुस्तान के एक्ट में जो ट्रेडर्स के लिए है, इससे अच्छा एक्ट कभी नहीं बना. इसका किसी और एक्ट से लेने देना नहीं. इट्स ए सेल्फ कंटेन्ड लॉ इन लेस देन 40 सेक्शंस. 15 दिन, 45 दिन. The catch is, it is from receipt of material, and it should be an undisputed debt. And the buyer should know you are MSME registered.
for the business you are doing with him. These are the preconditions of applicability of MSME Act. All your bills must carry your Udyam Aadhaar card number and MSME registration number, so that buyer is aware. When Rashmi was training on this act, I told her that I had sent a legal notice to a statutory auditor that this money was not paid, MSME registered. Why have you not added back in 43B? We'll take action against you. Money was huge. I can tell you within 7 days payment came, because the statutory auditor skipped it. So if it's an obligation on a chartered accountant to add back in 43B IT Act, this is a huge obligation. And this is a financial obligation and duty cast upon the professional to report such cases. MSME Act mediation, or we as the act called facilitation under Mediation Act 23 is compulsory. This mediation is done by the officers of the particular labor department. They don't hire outside mediators. And if mediation fails, like mediation is never compulsory that you have to deal with it, arbitration process is also initiated by MSE Home officials. The only question before Supreme Court which is pending is whether the same officer who were helping you to facilitate the payment dispute can also act arbitrators under Arbitration and Reconciliation Act 1996. Government thinks they can. Supreme Court is hearing a 3-judge bench. So far, nothing is clear on this issue. So 15 days, 45 days, don't jump. You have to fulfill the conditions. You raised an invoice, you delivered the invoice, and material or services were acknowledged by the buyer. Then this limitation is sacrosanct. But if there are emails disputing services, disputing supply of goods, defects, damaged goods, then this act has no application. So MSME Act is a huge provision and a huge practice area. You don't have to be a chartered accountant or a lawyer to practice in this line. You have to simply fill up one form, give particulars, and put it online. It's a process that takes time. Though there are limitations here, but the limitations are held to be directory. Next was our youngest speaker, Shivangani Jindal. She did very well to deliberate and tell us compliance in about 8 acts in around 40 minutes time. It's a huge knowledge spread. Again, this area, दिल्ली में तो लेबर लॉ मैंने किसी को कंप्लाई करते कभी देखा नहीं. करते हैं सर? कोई नहीं करता. कौन करता है? आप करते हो? अरे छोड़ो ना खुराना साहब. एम्प्लॉय को मरवा देते हैं अगर वो लेबर कोर्ट चले जाए तो. लेबर कोर्ट में जाके देखो क्या होता है वहां. Now what happens in labor acts? I'm from a different angle. I'm not discussing labor laws. We all have a lot of clients who have factories, who are covered with Shop and Establishment Act, who have the trading businesses, export houses. There is no exclusion from any act for all kind of people. The general law is 10 without power, 20 with power. And these labor laws are in concurrent list of Constitution of India. States can frame their own rules. Like in Maharashtra, you have up to 19 people with power, not more than 20. So as professionals, when you deal with your clients, you have to tell them, buddies, are you? In our group, I know 8 or 10 people who have already started after we announced this conference. And they tell me on phone, results are encouraging. People want to engage them. So this is a collateral practice area
which does not require to be an expert chartered accountant or a lawyer. You simply have to know the compliances. Other issues is that our duty to ensure our laborers are paid. PF. How many people have done income tax compliances in PF? I have 3 cases of huge who did not pay their labor dues as per the Labor Act dates. And the statutory auditor did not add back. When he came to my office for a meeting, because there's a notice by Income Tax Department, 147, should we not add back this 1.6 crores you did not pay in time? He's a friend of mine. He said, कहाँ लिखा है? मैं कहा लिखने की जरूरत नहीं भैया. Labor Acts override income tax law. So because labor laws are special statutes, anything written in a special statute, unless excluded, a general interpretation law overrides the General Act. Income Tax Act is a General Act, a central enactment. Therefore, Labor Act is another area which we thought we should be putting in this conference, because this is a huge practice area for younger professionals. I always say GST is finished. After 1 year, you will have no GST practice. It's all over. Either you go on litigation or close your shop. Return buttons, bakwas, refund, fund, everything is getting online. Like Parveen was saying, in my office, we are working out a model which Madam Sitaraman wants. Can refund be linked with the AI system of GST department? वो आपको रिफंड देंगे ही नहीं. आपको चिट्ठी आएगी कि आप 6 सप्लायर थे जिससे अपने आईटीसी लिए, 5 बोगस हैं. We refuse to give you refund. Go wherever you have to go. जो आप नीचे हम लोग करते हैं, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, all this is going to be over. Therefore, these are the practice areas where in your offices you start discussing with your client. काम करते हैं. You know how many people work? Many people say नहीं थी वो तो हम तो उनको cash payment करते हैं. There is no exclusion for cash payment in the any labor law. 10 people should work. They don't say that you should be making payment through bank. That is why the contractual, non-contractual labor is also included. Get into seasonal factories, sugar, infrastructure, flood. Those companies who work in seasonal businesses, they have very serious implications for labor laws. Dear friend, the first technical session was actually engrossing, and all the 4 speakers and our mentor, Mr. S.A. Bhatia, sir, guided us, and with a fantastic summary by Rahul. Let's clap for these 4 speakers. Disperse for lunch. And next 5 sessions are very engaging. I shall be talking on Prevention of Money Laundering Act. Somebody is going to speak on arbitration and mediation. Insurance, another area for huge practice for all the chartered accountants and lawyers. And I can tell you, many of you won't even know ABC of legal insurance cases. What happens in law? What kind of bank inventories you file? What kind of frauds you do with the banks? Double balance sheet, different stock statement, what you have, inflate stock statements. Then what happens to your insurance contracts? There are huge issues. So we're going to speak 5 more speakers next session. It may be a little late. If you are interested, continue to stay back. Let's have some good desi ghee lunch prepared by the catering team led by Rajmani Jindal. Thank you.